नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संडे बाजार में निगम द्वारा आवंटित भूखंड के अतिरिक्त सड़क पर कब्जा कर व्यापार करने वाले व्यापारियों को आज बेदखल किया गया। एनजेसीएस के साथ इंटक यूनियन साठ गांठकर श्रमिकों के साथ छलावा कर रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हनुमान मंदिर तोड़ने का फरमान के विरोध के बाद आज साफ कर दिया गया कि हनुमान मंदिर नहीं तोड़ा जाएगा। दुष्कर्म करने वाले आरोपी कांग्रेसी नेता को जेल भेजा गया, पार्टी ने भी किया बर्खास्त। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। सुपेला से कोहका, वैशाली नगर, शांतिनगर जाने वाले मुख्य मार्ग में आज निगम ने पुलिस की उपस्थिति में बेदखली की कार्रवाई की। जनहित संघर्ष समिति के संयोजक शारदा गुप्ता ने कहा कि जनहित संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के निरंतर प्रयास से संडे बाजार नगर निगम कलेक्टर महोदय, पुलिस प्रशासन के सहयोग से फिर से व्यवस्थित किया गया। संडे मार्केट के अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। विदित हो कि जनहित संघर्ष समिति के माध्यम से धरना प्रदर्शन हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसे पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बाजार को व्यवस्थित करवाया था। 4 वर्षों पश्चात फिर से वही दशा में बाजार हो गया था। वर्तमान में कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें संडे बाजार को व्यवस्थित करने की मांग की गई थी। संडे बाजार के कारण यहां से एम्बुलेंस का निकल पाना, फायर ब्रिगेड का निकल पाना असंभव हो गया था। इसे फिर से व्यवस्थित किया गया। जनहित संघर्ष समिति ने मांग की है कि बाजार इसी तरह व्यवस्थित रहना चाहिए, जिससे हजारों लोग जो आवागमन करते हैं उनको असुविधा ना हो। तो जनता के मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर इस शराब दुकान को भी दूसरी जगह व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जिससे यहाँ से निकलने वाली महिलाएं, बच्चों को भी असुविधा ना हो। शराब दुकान के कारण हमेशा यहाँ पर मारपीट होती रहती है। कलेक्टर ने इस बात को भी संज्ञान में लेते हुए शराब दुकान को अन्य जगह विस्थापित करने की बात की। अगर शीघ्र ही शराब दुकान को अन्य जगह शिफ्ट नहीं किया गया तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। जनहित संघर्ष समिति के समस्त पदाधिकारियों ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। आभार व्यक्त करने वाले में जनहित संघर्ष समिति के संयोजक शारदा गुप्ता, पार्षद महेश वर्मा, संरक्षक प्रभुनाथ मिश्रा, पूर्व पार्षद राजेश प्रधान, मदन सेन, प्रवीण पांडे, युवा जागृति संगठन के संयोजक पारस जंघेल महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि ग्रैंड न्यूज ने जनहित में इस समाचार का प्रसारण किया था। ये जैसा देख ही रहे हैं आप लोग कि सुपेला चौक से लेकर राजेंद्र प्रसाद चौक तक दोनों तरफ बड़ी रोड है, परंतु रोड को इन लोगों ने इतना सकरा कर दिया कि रोड में व्यवसाय कर रहे थे। इनको कई बार पहले भी हटाया गया था, और तो अभी फिर से इन्होंने आगे तक निर्माण कर लिया। आगे तक ये लोग व्यवसाय कर रहे थे, जिसके कारण से ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गई थी। लोग आने जाने में संडे में तो आ ही जा नहीं सकता था, तो इनको पहले से ताकीद की गई थी। कल भी मार्च पास्ट करके बताया गया था कि आप लोग अपना हद में चले जाएँ। आपकी जो लाइन खींची है उस लाइन के अंदर रहें, दुकान के अंदर रहें, दुकान के बाहर बिल्कुल नहीं लगे। तो आज पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और निगम प्रशासन सब मिलके एक ज्वाइंट अभियान चलाया है, और सुपेला चौक से लेकर राजेंद्र प्रसाद चौक तक दोनों तरफ हम जो हमारी लाइन से बाहर हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। और अगर ये लगातार कार्रवाई होगी और अब वापस अगर करेंगे तो अब जुर्माना, बहुत भारी भरकम जुर्माना भी लगेगा। इसी तरह से हमने 2 पार्किंग की भी व्यवस्था बनाई है। आपने देखा होगा कि सामने एक बड़ा सा बाउंड्री वाल था, उसको भी हमने हटाया इसी पर्पज़ से कि वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, और एक लक्ष्मी नगर मंडी के पास में। तो इस तरह की व्यवस्था अब ट्रैफिक को लेकर की जा रही है। सुपेला संडे मार्केट को लेकर के पूर्व में भी समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस बात की सूचना दी गई थी कि यहाँ पर जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई होना है। कल शाम को नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने यहाँ पे मार्च पास्ट भी किया, और चूना लाइन डाल करके व्यापारियों को इस बात की सूचना दी गई कि वो इस जो सीमा है उसके भीतर में अपने सामग्री को रखें। बावजूद उसके कोई मतलब जहाँ जिन व्यापारियों ने अपने सामान को नहीं हटाया है या रोड की सीमा में बाधा उत्पन्न की गई, आज उन पर सुबह 6 बजे से कार्रवाई हमारी प्रारंभ की गई है। इसके लिए नगर निगम की टीम ने प्लानिंग की थी, और पुलिस प्रशासन के सहयोग से, यातायात विभाग के सहयोग से आज ये कार्रवाई यहाँ पे चल रही है। कंटिन्यू जारी रहेगी। शहर के जो व्यस्ततम इलाके हैं, व्यस्ततम बाजार वाले इलाके हैं, जहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित होती है और नागरिकों को आवागमन की सुविधा में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे तभी स्थलों पर हम लोग कार्रवाई यहाँ पे करेंगे। नगर निगम द्वारा जो है गदा चौक से सुपेला चौक तक जो है अतिक्रमण, जो मुख्य मार्ग में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है। पूर्व में भी नोटिस दिया गया था और मीटिंग लेकर भी सबको समझाइश दी गई थी। उसी तारतम्य में आज जो है अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल लगा करके सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण लोग स्वेच्छा से भी हटाते जा रहे हैं। नहीं, कोई मांग नहीं कर रहा है, सब हटा रहे हैं। सभी को नोटिस पहले दे दिया गया था
लोग स्वेच्छा से भी हटा रहे हैं, जो नहीं हटा रहे हैं उनको जो है अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है और सामान वामान जब्त किया जा रहा है। मैं संडे बाज़ार के बारे में सभी दुकानदार भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि वे अपने सामान दुकान के आगे ना फैला के रखें। दुकान एक सीमित दायरे में होना चाहिए, जिससे यातायात में जो लोग जाते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, उन सभी को जाने के लिए एक अवसर मिल सके, एक रास्ता मिल सके। तो एक डिसिप्लिन में सभी दुकानदार भाई अपना व्यवसाय करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आने जाने वाले को सुविधा उत्पन्न होगी। यहाँ पे अभी पुलिस प्रशासन महोदय, प्रकाश सर्वे साहब, महापौर जी, सभी मैं जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये कार्रवाई जो की आज बहुत अच्छी कार्रवाई की है। लोगों के आवागमन के लिए रास्ता, जो हमारे महेश भाई, मदन सेन जी, निशु पांडे, राजेश सिंह और राजेश केसरवानी, सभी भाई लोग खड़े हैं जो निरंतर प्रयास कर रहे थे कि संडे बाजार को व्यवस्थित किया जाए, तो आज व्यवस्थित हुआ। जनहित संघर्ष समिति के हमारे सभी सदस्य भाई महेश वर्मा, मदन सेन और हमारे राजेश सिंह, निशु पांडे, सभी हमारे मित्र जितने जनहित संघर्ष समिति के सहयोगी थे, वे निरंतर इस संडे बाज़ार हटाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। विगत 3 वर्षों पश्चात भी माननीय शशि मोहन साहब के नेतृत्व में संडे बाज़ार को हटाया गया था। फिर से वही स्थिति 3 वर्षों बाद व्याप्त हो गई थी। जगह जगह अतिक्रमण करके लोग अपने दुकान को आगे बढ़ा दिए थे, ठेले वाले यहाँ से रोड में लगाते थे और संडे को यह स्थिति फिर हो गई थी कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड अगर कहीं अप्रिय स्थिति हो जाए तो यहाँ से निकल पाना संभव नहीं था। यहाँ से हजारों लोग आवागमन करते हैं और एक आवागमन का एक ही मात्र यहाँ पे बसता है। तो मैं नगर निगम के सभी सहयोगियों, सभी पुलिस कर्मियों और कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय को बधाई देना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था निरंतर इसी तरह बनी रहे, जिससे आम जनमानस को राहत प्रदान हो सके। रोड जो होता है चलने के लिए होता है, ना कि व्यापार करने के लिए। इन छोटे छोटे फुटकर व्यापारियों को भी हमारा ये कहना है कि जहाँ जगह खाली हो, वहाँ जैसे सर्कस मैदान है, वहाँ पे बसाया जाए, जिससे इनका जीवन यापन भी चलता रहे। जनहित संघर्ष समिति का यह मकसद नहीं कि किसी को रोजी रोटी को छीनना है। हमारा यह मकसद है कि जो अनुशासन है, जो रोड है, वो चलने के लिए हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। निगम भिलाई और पुलिस प्रशासन द्वारा आज जो कार्रवाई की गई है वो धन्यवाद के पात्र हैं। और व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि अपने दुकानों के सामने किसी अनाप शनाप या कोई बाहर से आए व्यापारियों को दुकान ना लगाने दें। और आप ही लोग के निवेदन पे कलेक्टर महोदय से चर्चा की गई थी और कलेक्टर महोदय ने कार्रवाई की, जिसमें आज यातायात की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है और ये नियमित कार्रवाई होते रहना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करूँगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। आस्था बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था द्वारा आज सेक्टर 2 अयप्पा मंदिर में दिव्यांग युवक युवतियों का विवाह संपन्न कराया गया। वैदिक रीति के अनुसार 151 जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधे और अपने परिजनों व वरिष्ठ अतिथियों का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष पार्षद दया सिंह के द्वारा दाम्पत्य सूत्रों में बंधे हुए जोड़ों को 2000 रुपए के बर्तन भेंट किए गए। इसी प्रकार विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा युगल जोड़े को स्वर्ण आभूषण प्रदान किया गया। अयप्पा मंदिर के प्रांगण में भजन कीर्तन व वैदिक मंत्रों के मध्य 151 जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधकर अपने जीवन की नई शुरुआत की। इस दौरान वरिष्ठ श्रमिक नेता प्रभुनाथ मिश्रा, बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष पार्षद दया सिंह सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। दाम्पत्य सूत्र में बंधने के बाद युगल जोड़े अपने परिजनों व समाज के प्रमुख लोगों का आशीर्वाद ग्रहण किया। आस्था बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष प्रकाश गिडाम ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि आज विवाह संपन्न कराना किसी भी गरीब परिवार के लिए काफी कठिनाइयों का दौर बनकर उभरता है। वही दिव्यांग युवक एवं युवतियों को सही जीवन साथी नहीं मिल पाता। इसे ध्यान में रखकर हमारी संस्था ने पिछले 15-20 वर्षों से लगातार सामूहिक विवाह का आयोजन करता चला आ रहा है। इसी कड़ी में आज 151 जोड़े यहाँ पर परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। पार्षद एवं बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि सभी जोड़ों को हमारी समिति के द्वारा 2000 का बर्तन भेंट किया जा रहा है। सामूहिक भोज का भी आयोजन समिति के द्वारा किया गया। ये 16 सालों से लगातार हम लोग सेवा कार्य कर रहे हैं दिव्यांगों का। असल में एक मैं परिवार में बैठा था, उसके घर में माताजी घर में एक दिव्यांग कन्या थी, वो उसको अभिशाप समझ रही थी। ये अभिशाप है, इसकी शादी नहीं होगी, हमारे पुत्र को पालना पड़ेगा। मुझे बड़ा दुख लगा
मैंने ठान लिया कि अगली बार जब मैं सम्मेलन करूँगा तो दिव्यांगों का सम्मेलन करूँगा, अखिल भारतीय स्तर का सम्मेलन करूँगा। और जो जोड़े बनेंगे, ये संपन्न होकर अपने घर में जो जोड़े बनेंगे, जो गरीब हैं उनकी निःशुल्क शादी कराऊंगा। इसी उद्देश्य से मैं 16 साल से आस्था समाज सेवी संगठन जो हमारे प्रकाश गेदान जी के द्वारा हर साल कार्यक्रम किया जाता है और हर साल बढ़ चढ़ के कार्य कर रहा है। इससे पहले भी पद्मश्री प्रकाश भाई को मिला है और वो भी पद्मश्री इसलिए कि नृत्य जो जीवन से इस जीवन को छोड़ चुके हैं वैसे लोगों को लिए प्रकाश भाई ने काम किया और निरंतर करते आ रहे हैं। अभी 2 साल कोरोना के कारण हम लोग इसमें विराम दिए थे, क्योंकि कोरोना काल में हम लोगों को मनाही थी कि इतने लोगों को, इतने जोड़ों को यहाँ पे एकत्रित नहीं करना है। हमारी इच्छा थी ज़्यादा जोड़ों की शादी करने की, परंतु अभी हमने 151 जोड़े लिए हैं और आने वाले समय में हम और जोड़े बढ़ाएंगे। और पूरे दिव्यांग हैं जिन्हें पहले एक अभिशाप माना जाता था, आज देश विदेश में इन लोगों को एक बहुत सशक्त माना जा रहा है, क्योंकि जिनके हाथ पैर हैं उसके बावजूद वो जो काम नहीं कर पाते हुए एक दिव्यांग व्यक्ति करके दिखाता है। ये लोग गोल्ड मेडल भी लेकर आते हैं खेलकूद में। और हमारी सबसे जितनी भी संस्थाओं से यही अनुरोध रहता है कि हम जब इनके लिए विवाह परिचय सम्मेलन करते हैं, परिचय सम्मेलन के बाद जब हम विवाह करते हैं तो इनके जो जोड़े बनाते हैं, उन जोड़ों के साथ साथ जो शासन की जो योजनाएं हैं उनके से भी हम उनको लाभान्वित कराते हैं समाज कल्याण विभाग से। आइए इधर आइए, थोड़ा स्वागत करना है गेदाम जी। और ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। भिलाई नगर की एक प्रमुख सामाजिक संगठन गुरु घासीदास सेवा समिति सतनाम भवन सेक्टर 6 का आज चुनाव सुबह से प्रारंभ हुआ। 8018 सदस्य अपने पदाधिकारी का चयन करेंगे। देर रात तक परिणाम आने की संभावना है। सतनाम भवन के चुनाव में इस बार अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि एक प्रत्याशी BL कुर्रे ने पूर्व अध्यक्ष RD देश लहरा को समर्थन देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया था। समाज के इस चुनाव के दौरान 14 पदों पर मतदान होना था। इनमें से 8 पदों पर पहले ही निर्वाचन निर्विरोध हो चुका है। बाकी 6 पदों के लिए मतदान किया जा रहा है। निर्विरोध चुने हुए सदस्यों में गरीबदास बंजारे, प्रदीप कौशिक, अशोक सूर्यवंशी, सतीश डेहरे, हेम प्रकाश अनंत, दिवाकर गायकवाड़, दीपेंद्र बघेल, सुरेंद्र वाघमारे शामिल हैं। चुनाव अधिकारी केसर बागड़े ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि समाज के लोगों में अपने पदाधिकारी को चुनने के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। समिति सेक्टर 6 भिलाई नगर एक पंजीकृत संस्था है। नियमानुसार इसमें 3 साल में चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें विभिन्न पद हैं। एक पद अध्यक्ष का है, एक पद उपाध्यक्ष का जो महिला के लिए सुरक्षित रहता है, एक पद महासचिव का है, एक पद कोषाध्यक्ष का है और 3 पद सहसचिव का है। इसी प्रकार कार्यकारिणी के भी हमारे 10 क्षेत्र हैं और उसमें से 2 कार्यकारिणी में 3 सदस्य का निर्वाचन होता है। इस तरह से कुल 14 पदों का निर्वाचन कार्यकारिणी के लिए कराया जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। आज फीचर फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों के दुख व उन्हें अपना जन्म स्थल छोड़ने की टीस को महसूस कराया। 1990 की याद जब भी आती है तब सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कुछ राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आपसी एकता भाईचारे को ही खंडित कर दिए। पहले कश्मीर में धर्म के नाम पर हम सभी एक हुआ करते थे, पर ऐसा क्या हुआ कि कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़कर बेघर होने मजबूर होना पड़ा। भिलाई इस्पात संयंत्र के क्रीड़ा एवं मनोरंजन समूह में कार्यरत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कश्मीरी पंडित संतोष किचलू से ग्रैंड न्यूज की संवाददाता पूजा इंदौरिया ने खास बातचीत की। संतोष किचलू ने बहुत ही भावुक होकर अपनी बातें साझा की। नमस्कार। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसे आज आप किस रूप में देखते हैं? जब ये घटनाएं हो रही थी उस समय हालात इतनी खराब थी, कोई भी इसको बोलना नहीं चाहता था। लेकिन ये घटनाएं 1982 के बाद जब फारूक शेख अब्दुल्ला जी ख़त्म हो गए थे, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद से धीरे धीरे चीज़ें गड़बड़ा रही थी। लेकिन 89-90 के बाद से चीज़ें बिगड़ने लग गई, क्योंकि वहाँ मिलिटेंट्स आ गए थे और उसके पहले हिंदू और मुसलमानों का संबंध बहुत अच्छा था, सब एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन मिलिटेंट्स को आने के कारण उन्होंने मुसलमानों को डराया धमकाया, जिसके कारण मुसलमान लोग फिर हिंदुओं का साथ देना छोड़ दिए और
हम लोग सोपियान बटपुरा जो हमारा गांव है वहीं पे नटगांव है जहाँ पे 12 हिंदुओं को घर से बाहर खड़ा करके गोली से मार दिया गया था। सेल प्रबंधन विरोध में नाकाम रही यूनियनों का सरकार के विरुद्ध हड़ताल मात्र छलावा है। इससे कोई श्रमिक हित नहीं होगा, वरन केंद्र सरकार का ही विरोध निहित है। इस आंदोलन का पुरजोर विरोध करते हैं। उक्त आशय का विचार भिलाई वर्कर्स के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि 2 दिवसीय वार्षिक पर्व रूपी हड़ताल में शामिल नहीं होगी बीएसपी वर्कर्स यूनियन। श्रमिक नेता ने कहा कि 2 दिवसीय हड़ताल में भिलाई इस्पात संयंत्र एवं सेल कर्मियों की कोई भी मांग शामिल नहीं है। यह हड़ताल मात्र केंद्र सरकार के खिलाफ है तथा पूर्णतः राजनीतिक है। इससे कर्मचारियों का कोई लेना देना नहीं है। 2014 में इन्हीं हड़ताली यूनियन ने नए कर्मियों के ग्रेजुएटी सीलिंग पर हस्ताक्षर किया था, जिस कारण नए कर्मियों का ग्रेजुएटी सीलिंग हुआ। जब पूरे सेल एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मी एकजुट होकर 30 जून 2021 को वेज रिवीजन जल्द कराने 15% MGB और 35% वेरिएबल पर्क्स की मांग के साथ हड़ताल की घोषणा की तो पूरे सेल में पहली बार एक साथ जबरदस्त हड़ताल हुआ। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की मान्यता प्राप्त यूनियन ने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया, वरन इसे तोड़ने का प्रयास किया। इनके महासचिव के रिटायरमेंट का आखिरी दिन होने के बावजूद मात्र बीएसपी कर्मचारियों को चिढ़ाने के उद्देश्य से डिपार्टमेंट में काम कर हड़ताल को तोड़ने का प्रयास किया गया। फिर आज किस मुंह से कर्मियों ने हड़ताल की मांग की? वेज रिवीजन का MOU अभी तक पूरा नहीं हुआ और ये यूनियन जिन्होंने NJCS की बैठक में हस्ताक्षर किया है और कुछ ने मौन स्वीकृति दी है, आज MOU होने के पहले ही कैसे कह रहे हैं कि कर्मियों का ग्रेजुएटी सीलिंग हो चुका है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने बैठक में कर्मचारी विरोधी ग्रेजुएटी सीलिंग एवं अन्य विषय पर हस्ताक्षर कर पूर्ण सहमति दे दी है और अब अपनी साख बचाने के लिए हड़ताल का नाटक कर रहे हैं। कुछ कर्मचारियों को अधिकारी बनने के लिए E0 परीक्षा देने का अवसर अभी मिलने वाला है। जानबूझकर इस परीक्षा से पहले हड़ताल का नाटक किया जा रहा है, जिसमें यदि कोई भी प्रतिभागी कर्मचारी इनके चलते ड्यूटी ना आ पाया तो उसके जीवन में अधिकारी बनने का अवसर चला जाए। इसके लिए ये यूनियन जिम्मेदार होगी। कोरोना में मृत कर्मियों के आश्रित को नौकरी देने के लिए जब मांग की गई तो सेल द्वारा जानकारी दिया गया कि इन्हीं मान्यता प्राप्त यूनियन ने मात्र 4 बीमारी कैंसर, किडनी, हार्ट और पागलपन के लिए ही नौकरी मिलने का प्रावधान पर हस्ताक्षर किया हुआ है, जिस कारण कोरोना एवं अन्य बीमारी से मृत कर्मियों के परिवार को नौकरी नहीं मिल पा रही। उज्जवल दत्ता ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि अब सेल के समस्त यूनिटों के ऐसे यूनियन जो राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े नहीं हैं, उन्हें आपस में मिलकर नॉन NJCS का गठन कर लिया है और इस संगठन के बनते साथ ही केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इसके प्रतिनिधियों के साथ बैठकर भिलाई इस्पात संयंत्र सहित सभी कर्मियों के मुख्य समस्याओं का बिंदुवार चर्चा कर इसके निराकरण के लिए पूर्णतः आश्वस्त किया है तथा सेल की किसी यूनिट को प्राइवेट न करने को स्पष्ट माना है। यह समस्त कर्मचारियों की जीत है। नॉन NJCS फोरम बनने से अब NJCS के गलत कर्मचारी विरोधी एजेंडों पर लगेगी रोक। आंदोलन को, श्रमिक संगठनों के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कल का जो आंदोलन होने जा रहा है वो कुछ यूनियनें केंद्र सरकार के खिलाफ, उसके कुछ नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। इसमें हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र या सेल कर्मियों का कोई भी मुद्दा शामिल नहीं। ऐसे परिस्थितियों में हम लोग इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इसके पूर्व में भी जब हम लोग ने 1 दिवसीय हड़ताल किया था हमारे वेज रिवीजन के मुद्दे पर, हमारे ग्रेजुएटी के मुद्दे पर, तब यही सब यूनियनों ने उसमें साथ नहीं दिया था। विशेषकर हमारी प्रतिनिधि यूनियन तो बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ थी और वो लोग सब ड्यूटी किए थे, जबकि पूरे सेल के और BSP के कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। आज जब ऐसा एक मुद्दा जिसमें सेल की कोई समस्या या भिलाई इस्पात संयंत्र के श्रमिकों की समस्या नहीं है, ऐसे मुद्दों में हड़ताल में जाना बिल्कुल भी हमारे कर्मचारी ऐसे बेवकूफ़ी नहीं करेंगे और ना इसमें शामिल होंगे। देखिए, हमारा जो श्रमिक है उसको अधिकार दिलाने के लिए पहले NJCS समिति का निर्माण किया गया था, लेकिन उस समिति ने किसी भी मुद्दों पर हमको न्याय नहीं दिया। आप विशेषकर आप देखिए कि आज हम लोग की ग्रेजुएटी को सीलिंग किया गया। पहले 2014 में नए बच्चों की ग्रेजुएटी को सीलिंग किया गया और 2014 में यही 5 यूनियन जो NJCS में शामिल है, इन्होंने ही हस्ताक्षर करके ग्रेजुएटी को सीलिंग किया। उसके बाद आज ये फिर से जब एजुकेशन की बारी आई तो पुराने श्रमिकों का ग्रेजुएटी सीलिंग किया गया। जिन्होंने 2014 में ग्रेजुएटी सीलिंग में हस्ताक्षर कर दिया है, वही लोग आज वहाँ नारे लगा रहे हैं कि ग्रेजुएटी सीलिंग हो गया इसलिए हड़ताल करना है। अरे भाई, तुम्हारा ही तो हस्ताक्षर है,
तुम्ही ने तो हस्ताक्षर किया गैस डीसीलिंग करने के लिए, तो फिर तुम ही उल्टी बात कर रहे हो। मैंने जनता को इतना, कर्मचारियों को इतना बेवकूफ़ मत समझो। कर्मचारी सब समझता है और इसीलिए आज के डेट में कर्मचारी इनके साथ नहीं है। दूसरी बात रही हमारा 15% MGB और 35% पार्क की बात। 15% MGB और 35% पार्क में भी इन्होंने साइन कर दिया वहाँ पर, और हमको 15% MGB भी नहीं मिला ना 35% पार्क मिल पा रहा है। और उल्टा क्या क्या चीज़ में इन लोगों ने हस्ताक्षर किया है वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। जब MAU पूरा बनेगा तो हम लोग को ये दिखेगा कि हमारे ना जाने कितने और सुविधाओं को छीन लिए। अब आप देखिए जब हम लोगों ने ये बात किया कि जो कर्मचारी कोरोना में मृत्यु हो गई है उनके परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, तब हमको एक कागज प्राप्त हुआ सेल की तरफ से जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ के मान्यता प्राप्त यूनियन ने हस्ताक्षर करके सिर्फ 4 बीमारी से मृत होने वाले कर्मचारियों के ही परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक एग्रीमेंट कर दिया है, जिसके कारण से कोरोना में मृत होने वाले कर्मियों के परिवार को नहीं मिल पा रहा है। अब इनके ऐसे ऐसे कर्म हैं, आज ये हड़ताल की बात कर रहे हैं। इनके नेता ने जो राष्ट्रीय लेवल में जो इन लोग ने पंपलेट बनाया है उसमें एक भी मुद्दा हमारा नहीं है, तो फिर हम लोग क्या इन राष्ट्रीय मुद्दों के लिए अपना एक दिन का वेतन का उठाएंगे? आप देखिए पदनाम का मुद्दा, हमारे कर्मचारी लोग किस जमाने से हमारे नए लड़के लड़ रहे हैं कि हम लोग डिप्लोमा पास है, हम लोग इंजीनियर है, हम लोग को कुछ तो सम्मानजनक पदनाम दो। उसको ना करके और उल्टा सीधा एक लोग एग्रीमेंट कर दिया जिसमें जो टेक्नीशियन था वो भी ऑपरेटर बन गया, जो ऑपरेटर था वो भी टेक्नीशियन बन गया। तो अब इस NJCS यूनियन के समाप्ति का दिन आ चुका है, इनकी समिति का समाप्ति का दिन आ चुका है, क्योंकि देश भर के जितने भी ऐसे ट्रेड यूनियन हैं जो लोग इनसे त्रस्त थे और पूरे देश में सेल के जितने भी यूनिट है वहाँ के जितने भी ऐसे यूनियन जो राष्ट्रीय यूनियन में शामिल नहीं है सब ने मिलकर एक फोरम बना लिया है। नॉन NJCS फोरम बन चुका है और इस फोरम के बनते साथ माननीय केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने तुरंत समय दिया, हमसे चर्चा की। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। भक्त माता कर्मा के अवतरण दिवस पर कर्मा विद्यालय सुपेला में पूजा अर्चना के साथ विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र होगा। जगह जगह पर विविध आयोजन व पूजा अर्चना की जाएगी। कल 28 दिन को भक्त माता कर्मा का जन्म दिवस है, पापमोचन एकादशी है, तो कल ही के दिन माता का अवतरण हुआ था। तो कल सुबह मंदिर में 9 बजे समाज द्वारा सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने प्रांगण में जो कर्मा कृष्ण मंदिर है उसमें पूजा अर्चना किया जाएगा। और 3 तारीख का क्या? 3 तारीख को कर्मा जयंती मनाएंगे। उसी उपलक्ष्य में तो कर्मा जयंती मनाएंगे, उसमें हमारे मुख्य अतिथि हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी और विशिष्ट अतिथि हैं दुर्ग लोकसभा के सम्माननीय सांसद श्री विजय बघेल जी और जिला साहू संघ के हमारे द्वारका जी का अध्यक्षता रहेगा और महापौर जी हैं अतिथि, उसमें नीरज पाल जी हैं और गिरवर बंटी जी हैं सभापति नगर निगम भिलाई के, रमेश कुमार साहू जी हैं प्रदेश साहू समाज के सलाहकार, MK साहू जी हैं, शिव कुमार साहू जी हैं, तोरणलाल अटल जी हैं और डॉक्टर सविता साहू जी हैं जो अतिथि रहेंगे। कलश यात्रा रहेगा, महिलाओं द्वारा नारियल के बना व्यंजन का प्रतियोगिता है, रंगोली कार्यक्रम है, बच्चों का कार्यक्रम है और सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह रहेगा, रंगारंग कार्यक्रम रहेगा। ये 3 तारीख को रहेगा। बहुत ज़्यादा मेंटेन करना ताकि वो समझ पाए, वो हर घर में जाए और उधर से समझ में आए कि जब आर्डर देना पड़ेगा, सच में आपके पापड़ के पूरा आर्डर आ जाए। चलो वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
हनुमान मंदिर नहीं टूटने की घोषणा के बाद भाजपा व हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर में महाआरती कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आज कार्यक्रम में मौजूद आचार्य अंशुदेव ने कहा कि पीडब्ल्यूडी का भरोसा नहीं, कार्यकर्ता रहें सतर्क। जी रोड चौड़ीकरण के नाम पर बस स्टैंड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़े जाने प्रशासन द्वारा कवायद के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ भाजपा के जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन के दबाव में कार्यपालन अभियंता द्वारा मंदिर नहीं हटाने की घोषणा के पश्चात बीते देर शाम हनुमान मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शाम को मंदिर में महाआरती कर हनुमान चालीसा पढ़ा। तत्पश्चात सभी की बैठक हुई, जिसमें स्वामी जी महाराज देवानंद सरस्वती पीठ हरिद्वार व प्रांताध्यक्ष दयानंद आर्य समाज व आचार्य अंशुदेव जी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस दौरान जिला भाजपा मंत्री दिनेश देवांगन, वरिष्ठ नेता अजय तिवारी, जिला भाजयुमो अध्यक्ष नितेश साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। हनुमान चालीसा पाठ के उपरांत मंदिर नहीं हटने की घोषणा पर खुशी प्रकट करते हुए मिष्ठान वितरण किया गया। तत्पश्चात विश्व परिषद बजरंग दल व भाजपा के प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं की मंदिर प्रांगण में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मंदिर बचाने अब तक हुई आंदोलन की समीक्षा की गई और भाजपा के आंदोलन के बाद लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा मंदिर नहीं हटाने की घोषणा पर भी चर्चा की गई, जिसमें सभी ने प्रशासन के इस मंशा पर शंका व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है और आगामी 18 अप्रैल को हनुमान जयंती धूमधाम से मनाने मंदिर का रंग रोगन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें आचार्य अंशदेव जी द्वारा अपनी ओर से 10,000 रुपये प्रदान किया गया। इस अवसर पर स्वामी अंशुदेव जी ने कहा कि मंदिर हटाने की केवल घोषणा मात्र से मंदिर बचाने जुटे कार्यकर्ताओं को खुश नहीं होना है, क्योंकि यहाँ प्रशासन भूपेश सरकार के दबाव में कार्य कर रही है। यहाँ तुष्टीकरण की नीति चल रही है, इसलिए जब तक विभाग का कार्य पूर्ण नहीं होता प्रत्येक कार्यकर्ता सजग व सावधान रहें। पूरे कार्यक्रम को लेकर जिला भाजपा मंत्री दिनेश देवांगन ने विशेष जानकारियाँ दी। जी रोड चौड़ीकरण के नाम पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो बस स्टैंड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़ने का जो कुचक्र किया गया था, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी संगठनों ने लगातार आंदोलन किया और विगत दिनों भाजपा के हल्ला बोल प्रदर्शन के बाद विभाग की द्वारा घोषणा किया गया कि मंदिर को नहीं हटाएंगे। इसके बाद भाजपा और तमाम हिंदूवादी संगठनों ने शनिवार को हनुमान जी का पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा के पाठ पढ़े और महाआरती किया। उसके बाद एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें आर्य समाज के प्रदेश के प्रांताध्यक्ष अंशदेव जी को उपस्थित रहे और हरियाणा से विशेष रूप से देवानंद सरस्वती पीठ के स्वामी जी महाराज जी उपस्थित हुए। हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अमरचंद जी सोराना, शिवेन परिहार जी, ऐसे तमाम हमारे हिंदूवादी जितने भी भाई हैं वो सब उपस्थित हुए और प्रशासन के इस निर्णय पर समीक्षा हुई और सब ने एक स्वर में कहा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के कार्य हो रहे हैं, इससे इस सरकार को, इस अधिकारियों के प्रति भरोसा करना उचित नहीं है। जब तक कि पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्य कंप्लीट ना हो तब तक कि हमें सचेत रहना है और आगामी अप्रैल माह में जो हनुमान जी की जयंती होना है, इस जयंती को इस हनुमान मंदिर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए और इसके लिए मंदिर का रंग रोगन किया जाए और मंदिर को अच्छे से सजाया जाए। और इसके सहायतार्थ आचार्य अंशदेव जी ने भी अपनी योगदान दिया। 10,000 रुपये की राशि उन्होंने तुरंत प्रदान किया और इस आंदोलन को हम सब निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है हनुमान जी की प्रतिमा हम सब सुरक्षित रख पाएंगे और मंदिर का जो अस्तित्व है, जो 100 साल पुराना इस मंदिर का जो पहचान है वो रह पाएगा। किसी विषय को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम हो। बाइट दिनेश देवांगन, जिला भाजपा मंत्री। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कोली समाज के तत्वाधान में कोली समाज की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक व पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज को मजबूत बनाने संबंधी चर्चा की गई। कोली समाज को प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर संगठित व सशक्त बनाने के लिए कोली समाज की कार्यकारिणी बैठक छत्तीसगढ़ ग्रंथालय सेक्टर 7 में आयोजित की गई, जिसमें कोली समाज समिति के चेयरमैन सत्यनारायण पवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने समाज को संगठित करने के लिए भारत सरकार से मांग की है कि कोली समाज को अनुसूचित जाति व जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाए। मुझे सत्यनारायण पवार कहते हैं। मैं उज्जैन से मध्य प्रदेश से आया हूँ और पूर्व सांसद हूँ और अखिल भारतीय कोली समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में दिल्ली में कोली समाज का जो भवन है उस समिति का मैं चेयरमैन हूँ। अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर नई दिल्ली
उसकी इकाई छत्तीसगढ़, उसकी प्रदेश कार्यकारिणी की यहाँ आज एक बैठक आयोजित की गई थी और साथ ही एक पारिवारिक मिलन समारोह भी यहाँ आयोजित किया गया था। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक यहाँ चल रही है और उसमें हमने संगठन को अधिक से अधिक मजबूती देने के बारे में अपने सुझाव दिए हैं। आज जो पदाधिकारी बने हैं उन सबका यहाँ शपथ विधि समारोह भी है, वो भी अभी संपन्न होगा और हमारा करीब इस संगठन के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 52 वर्ष हो गए हैं। कोरोना के कारण हम 2 साल बाद इसका गोल्डन जुबली का कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। शीघ्र ही अभी मानिए कि 2022 में अप्रैल के अंत में या मई के प्रथम सप्ताह में ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। खुशी की बात यह है कि इस कार्यक्रम में हमने राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को आमंत्रित किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे इस कार्यक्रम को आगे की शोभा बढ़ाएंगे। और एक जानकारी के तौर पे कि अखिल भारतीय कोली समाज का जो राष्ट्रीय संगठन है उसके महामहिम राष्ट्रपति जी पहले 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। मेरे प्रिय साथी हैं, हम लोग दोनों ने मिलकर पूरे देश में भ्रमण करके प्रदेश की इकाइयों का गठन कर इस समाज के संगठन को मजबूत करने का काम किया है। वर्तमान में हमारी जाति कई जगहों पर अलग अलग वर्ग में बटी हुई है। कहीं हम अनुसूचित जाति में हैं, कहीं हम अनुसूचित जनजाति में हैं, कहीं हम पिछड़े वर्ग में हैं और कहीं हम अदर बैकवर्ड में हैं, जनरल में भी हैं। हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि कोली समाज और कोरी समाज को या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में इसको किया जाए, क्योंकि इसका आर्थिक रूप से ये समाज काफ़ी कमज़ोर है। जरूर कराने से ही आपका परिचय हो पाएगा, उसी क्रम में परिचय होगा। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया की। बीती रात मामूली विवाद को लेकर हिंदू युवा मंच के द्वारा तमेरपारा दुर्ग में ताम्रकार परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर ताम्रकार समाज के लोगों ने दुर्ग सिटी कोतवाली थाने का घेराव किया। मामला तमेरपारा दुर्ग का है, जहां बीती रात हिंदू युवा मंच के कुछ सदस्यों के द्वारा ताम्रकार परिवार के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट की गई, जिससे ताम्रकार परिवार के लोग दहशत में हैं। दरअसल कुछ दिन पहले तमेरपारा निवासी विनीत ताम्रकार के छोटे भाई का विवाद ही हिंदू युवा मंच के कुछ सदस्यों के साथ हो गया था, जिसका बदला उन्होंने बीती रात लिया और ताम्रकार परिवार के घर में घुसकर अभद्र व्यवहार करते हुए लाठी डंडे चलाए, जिससे ताम्रकार परिवार दहशत में है और सुबह होते ही उन्होंने इस बात की शिकायत दुर्ग सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई व दोषियों पर तत्काल कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई। पूरे मामले को लेकर ताम्रकार परिवार के लोगों ने ताम्रकार समाज के अध्यक्ष दिनेश ताम्रकार ने कहा कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती तब तक ताम्रकार समाज इस बात का विरोध करता रहेगा। भाई के नाम पे मतलब वही नाम लेके डरा धमका रहा था, घर में घुस गए थे। करीब 100-150 के करीब थे हिंदू युवा मंच वाले। क्या बोल रहे तो हमको न्याय चाहिए। ऐसे कैसे किसी के भी घर को, किसी के मतलब बेटे को, भाई को आप कैसे मारने की धमकी दे सकते हो? अगर बाहर कुछ हो रहा है तो आप बाहर वहाँ पे टैकल करो ना, घर अंदर कौन आता है? विनीत ताम्रकार, तमेरपारा निवासी। कल मेरा छोटा भाई मार्केट से काशीराम चौक से वो तमेरपारा आ रहा था, तब हम लोग चंदा ले रहे थे मान होटल चौक के पास। तो काफ़ी संख्या में हम लोग थे, तो वो आ रहा था तो इससे बहस हुआ, थोड़ा सा धक्का मुक्की किए। तो इन्होंने धक्का मुक्की में होने के बाद ये बोले कि तू नहीं जानता कि हम लोग कौन है। तो हिंदू मंच वाले लड़के बोले हम लोग को नहीं जानता कि कौन है। तो उसके बाद उसको एक झप्पड़ मारा, फिर उसकी गाड़ी की चाबी और मोबाइल छीन लिए। फिर उसके बाद मेरे को घर से एक लड़का फ़ोन किया, भैया ऐसी सी बात है। तो हम लोग वहाँ गए, तो वाद विवाद हुआ। उसके बाद इन्होंने गोविंद राज नायडू आया, बोले कि ठीक है मैटर ख़त्म करते हैं, ये बोल के निकल गए। उसके बाद इन्होंने रात में 10 बजे हम लोग सब बोले कि हम लोग मूवी जा रहे हैं। उसके बाद रात के 10 बजे डंडा वंडा लेके पूरा कम से कम 200-250 लड़के लेके इन लोग आए और घर में बहन और माता रानी थी, उनसे पथराव किए और घर में पत्थर फेंके और गाली गलौज किए और उनको बोले कि कहाँ है नहीं, उनको बाहर निकालो और जान से उसको मारेंगे, ये बोल के हिंदू अमन जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगा के उन्होंने चौक से वापस गया। वहीं दुर्ग सिटी कोतवाली थाना प्रभारी भूषण एक्का ने बताया कि दोषियों पर कार्रवाई जांच के बाद अवश्य की जाएगी। वह सामान्यतः सड़क की लड़ाई थी, कहीं अचानक में वो ठीक भी हो जाता है, आपस में सुलझ भी जाता हो गया। लेकिन वह घटना इतना बड़ा कर दिया गया हिंदू युवा मंच के द्वारा कि घर में माँ बहनों तक वो
पहुंच गए इस मामले में, जिसके कारण से तमेरपारा जैसा शांत और सुसंस्कृत सभ्यपूर्ण जीवन जीने वाला जो क्षेत्र है वह अशांत हो गया है। यह बहुत बड़ी बात है कि व्यक्तिगत लड़ाई में कोई संगठन आके कूदता है। यदि ऐसी बात है तो ताम्रकार समाज भी अपने पूरे संगठन के साथ में, सभी समाज के लोग वहाँ पे रहते हैं, उन सभी समाज के संगठन के साथ में इसका पुरजोर विरोध करते हुए हिंदू युवा मंच के द्वारा जो कार्य किया गया है उसका जबरदस्त विरोध करें। कल रात को तमेरपारा में हिंदू युवा मंच के कुछ सदस्य वहाँ पर पहुँच गए थे। उनके द्वारा मैं तमेरपारा में घूम कर जो कार्रवाई की गई है उसी संबंध में तमेरपारा से शिकायत आई है, जिसकी जांच की जा रही है। कुछ नाम स्पष्ट हुए सर? नहीं, अभी नाम स्पष्ट नहीं है। फिलहाल ताम्रकार परिवार का कहना है कि हिंदू होकर हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना अशोभनीय है और इस बात का विरोध तब तक होता रहेगा जब तक हिंदू युवा मंच के लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पटवारी भर्ती परीक्षा की तारीख को एक बार फिर से बदल दिया है। 17 अप्रैल को होने वाली यह परीक्षा अब 24 अप्रैल को ली जाएगी। इसे लेकर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने एक निर्देश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि 17 अप्रैल को ईस्टर का त्योहार होने की वजह से यह परीक्षा 24 अप्रैल को आगे बढ़ा दी गई है। यह पहला मौका नहीं है जब छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पटवारी की परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया हो। इससे पहले जब विज्ञापन जारी किया गया था तब 10 अप्रैल को यह परीक्षा ली जानी थी, मगर रामनवमी की वजह से तारीख 17 अप्रैल की गई और अब फिर से एक बार व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अफसरों ने इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में पटवारी परीक्षा के सेंटर बनाए गए हैं। 50,000 से अधिक कैंडिडेट के इस परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। 301 पदों के लिए यह परीक्षा ली जानी है। राजस्व विभाग से मिले प्रस्ताव पर यह परीक्षा होनी है, मगर तारीखों के ऐलान के बाद त्योहारों की वजह से तीसरी तारीख दे दी गई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से जुड़े सूत्रों की माने तो जल्द ही सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा की तारीख भी बदली जा सकती है। हालांकि अब तक 24 अप्रैल इस भर्ती परीक्षा की तारीख तय मानी जा रही थी, मगर सभी विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो टाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए उनकी सेवा भर्ती नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब इन संशोधनों की वजह से 24 अप्रैल को होने वाली परीक्षा की तारीख बदली जा सकती है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के चिखली पुलिस चौक क्षेत्र के अंतर्गत एक कांग्रेसी नेता पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। विवाहिता की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। राजनांदगांव शहर के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक विवाहिता ने शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के जन भागीदारी सदस्य विकास गजभिये पर अपने साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी विकास गजभिये को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक गौरव राय का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर धारा 376 के तहत कार्रवाई की गई है। 25 मार्च को चौकी चिखली में प्रार्थी की कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज किया गया। रेप का 376 की धारा लगाई गई है, जिसमें पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी का नाम विकास है। इसमें पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आगे की विवेचना जारी है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी विकास गजभिये पर विवाहिता के पति को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। विवाहिता के द्वारा आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाए जाने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की और मामला सत्य पाए जाने पर आरोपी विकास की गिरफ्तारी की है। वहीं दूसरी ओर इस आपराधिक मामले में विकास गजभिये की गिरफ्तारी के बाद शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष रईस अहमद शकील ने विकास गजभिये की सदस्यता समाप्त कर दी है। तो वहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पूर्व में ही शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने उसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किए जाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ सेवा समिति के तत्वाधान में शांतिनगर के सुपरिणय भवन में आज रविवार को मुस्लिम समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन में छत्तीसगढ़ के प्रायः सभी जिलों से 150 युवक युवतियों का जोड़ा उपस्थित हुआ और विवाह के लिए परिचय सम्मेलन में भाग लिया। आयोजन समिति के संयोजक गुलाम उस्मानी ने बताया कि मुस्लिम समाज का यह एक पहला आयोजन है जिसमें निकाह के लायक युवक युवतियां आपस में परिचय दे रहे हैं और अपनी पसंद के अनुसार दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे। आयोजन समिति के राजा खान ने बताया कि राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर,
डोंडी लोहारा सहित छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से भी युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान वरिष्ठ पत्रकार बदरुद्दीन निजामी, नियाज अंसारी विशेष रूप से उपस्थित थे। ये आयोजन रखा गया, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं लेकिन यहाँ जमा होने से लोग एक दूसरे को जानते हैं और ये भी समझ में आता है कि उनके घर में कितने बच्चे बच्चियाँ हैं, काबिल हैं या छोटे हैं बड़े हैं, किसी वजह से आपस में मिल नहीं पाते हैं। क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है कि हर कोई इधर उधर मसरूफियत का ज़माना है, लेकिन यहाँ पर एक साथ मिलने से समझने का मौका मिल रहा है। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उनका रिश्ता आज ही तय हो जाए, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत अच्छी पहल है जो यहाँ की ये बहुत काबिल है और बहुत ही मतलब जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जी, पूरे मुस्लिम समुदाय को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम रखा गया था शादी को आसान बनाने के लिए, लोग जो एक दूसरे को पहचानते नहीं, जहाँ बच्चे बच्चियाँ हैं, वो एक मंच पे लाने का था कि शादी का रिश्ता आसान हो, लोगों का परिचय हो। और हमारे समाज में इस टाइप की पहल बहुत कम होती है। एक नई पहल थी, नया काम था, ये सोचकर हमने इसको पहली बार किया। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बच्ची आ भी रही हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आगे बढ़कर इस टाइप का प्रोग्राम और भी किया जाए ताकि रिश्तों में आसानी हो और एक दूसरों को जान समझ करके जो खर्चे आते थे एक मंच दिया गया ताकि इस मंच पे देख लिया जाए और बार बार लोगों को घर आने से बचा जाए। तो पहली बार है, उसके पहले हमारे जमीर भाई लोगों ने चालू किया था 2-3 साल पहले। उसके बाद अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से करबला में पहले शादी करते थे तो बंद हो गया कोरोना, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप चलाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया, लोगों का बायोडाटा उसमें लिया गया, एक दूसरे को जोड़ा गया रिश्ते के लिए। उसके बाद ये पहला प्रोग्राम है हमारा। शुक्रिया। अब मैं आ रहा हूँ नंबर 8 पे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।